कमियां भी देखते हैं या सब कुछ एकदम राम राज्य की तरह चल रहा है? आप तो संगठन के व्यक्ति रहे हैं, क्या संगठन जैसे पहले काम करता था आज भी वैसा ही काम कर रहा है? जब 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई थी, उस टाइम मेरे पिताजी एक जेल में थे और मैं एक जेल में था। 84 में जब पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उस टाइम मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था दिल्ली में। लोग हमारा मजाक भी करते थे कि देश पे राज करेगा कौन, पार्लियामेंट में इनके केवल 2। वहां से लेकर आज तक का जो प्रवास है, पार्टी दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होते हुए गई। सभी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना समय लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये कोई सिंगल मैन पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकती। कैसी सरकार चल रही है दिल्ली में? जहाँ झुग्गी वही मकान, ये हमारी घोषणा थी। एक सुंदर दिल्ली, इंटरनेशनल एक सिटी बनाने का काम मोदी जी के सपना है। क्या आप फ्लैट भी ले लोगे और झुग्गी भी? जो बातें लोगों से बोली वो वादे पूरे करते चल रही है। दिल्ली की जनता बड़ी खुश है। क्या आपको लगता है कि ये कैंडिडेट है? रेखा गुप्ता हो, मोहन यादव हो, भजनलाल शर्मा हो या विष्णुदेव साय, मुझे लगता है कि इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी बोले, देश की जनता मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को अप्रिशिएट करती है और देश की जनता उनको बढ़ा रही है। मोदी जी के साथ आपका सबसे मतलब अच्छा वाला अनुभव क्या रहा है? केदारनाथ में वो एक ही कार्यकाल में 3 बार गए, तीनों बार मैं उनके साथ था। मोदी जी व्यक्तिगत जीवन में कितने संवेदनशील है, वो लोगों के बारे में कितना डिटेल में सोचते हैं, ये हमने बहुत नजदीक के प्रसंगों से देखा है। आपने कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रखी है या पार्टी ने आपको कहा कि अभी आप आराम करिए, कुछ और भूमिका आपके लिए तैयार की जा रही है? नमस्कार बंधुओं, मेरा नाम है सौरभ पांडेश्वर और आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं मैं दे चौपाल के इस पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं टीम मोदी के एक ऐसे सिपाही से जिन्होंने केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनवा दी, कई राज्यों में भी भाजपा का परचम लहरा दिया और अभी वो मीडिया से बहुत एक पता नहीं क्यों दूरी बना करके रहते हैं। लेकिन आज हमारी तलाश पूरी हुई है, आज हमें समय मिला है श्री श्याम जाजू जी से बात करने का। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दादा, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, इतनी मेहनत करी आप लोगों ने मोदी जी के लिए भी और भाजपा को कितने राज्यों में आप लोगों ने विजय दिलाई और अब मोदी जी को प्रधानमंत्री बने हुए 11 वर्ष हो गए, सरकार संकल्प से सिद्धि तक की उपलब्धियां लोगों तक लेकर के जा रही है। आप इस यात्रा को किस रूप में देखते हैं? कहां तक सरकार की कार्यशैली से सहमत है और अभी और क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि सरकार क्या और बेहतर कर सकती है? मोदी जी जब देश का राज सकट उन्होंने अपने हाथ में लिया तो पूरे देश का जो माहौल था उसको आमूलाग्र परिवर्तन करने का काम मोदी जी ने किया। इसलिए मोदी जी से लोगों की उम्मीदें थी, अपेक्षा थी, इस सरकार से लोगों की थी। उन्होंने इस भारत को एक समर्थ भारत, सशक्त भारत और विकसित भारत की ओर ले जाने का जो सपना था वो पूरा करके दिखाया। इसलिए आज अगर आप देखेंगे 2014 में जब मोदी जी आए थे तब की देश की स्थिति और आज की देश की स्थिति, इसमें जमीन आसमान का अंतर अपने को दिखता है। इसका कारण मोदी जी की सरकार ने केवल घोषणा करना, केवल भाषण करना, इस पर केवल वादे करना, इस पर अपना भूमिका नहीं रखी। उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये उनका जो तरीका है। इसलिए आज देश का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं जहां इसका परिणाम दिख नहीं रहा। एक्चुअली सब परिणाम पहले की भी सरकारें हमने देखी है और आज की भी सरकार हम देख रहे हैं, इसका बहुत अंतर है और लोग इसके लिए बहुत संतुष्ट भी है। तो कुछ और भी अपेक्षाएं रखते हैं, कुछ कमियां भी देखते हैं या सब कुछ एकदम राम राज्य की तरह चल रहा है? इतना बड़ा खंडप्राय देश वो जिस हालात में था उसको, और विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश जो है उसके सब सिस्टम, एक भी ब्यूरोक्रेसी को हटाना नहीं है, सब लोग एज इट इज लेकर इस देश की मानसिकता को लेकर उसमें परिवर्तन करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और ये चैलेंज झेलने की ताकत ये केवल मोदी जी रखते हैं। उन्होंने ये करके दिखाया है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था यार ये कैसे हो सकता है, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी लोक संख्या, इतना हमारा वीक, पर ऐसे अनेक प्रसंग है जो इसको मोदी जी ने प्रूव करके दिखाया है, अपना मेटल प्रूव किया है। लेकिन एक अभी जो है प्रश्न भी ज्वलंत होता है, आप तो संगठन के व्यक्ति रहे हैं
और पहले सबसे पहले मैं ये समझने का प्रयास करूंगा कि संगठन काम किस तरीके से करता है, क्योंकि आप महाराष्ट्र में आपका जन्म हुआ, आप हिमाचल पंजाब के प्रभारी रहे, उत्तराखंड और दिल्ली के प्रभारी रहे, और आपने देश के सभी प्रांतों में कमोबेश जाकर के काम किया है। वहां के कैडर आधारित जो भी आप लोगों का सिस्टम है उसके अनुरूप आपने काम किया है। तो क्या संगठन जैसे पहले काम करता था आज भी वैसा ही काम कर रहा है, या फिर संगठन में कुछ बदलाव आए हैं जैसे कि देश में बदलाव आए हैं? मुख्य रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों में जो अंतर देखता हूं वो ऐसा है कि लीडर तो सब पार्टी को लगते हैं, पर लीडर के साथ केडर, वो केडर जिस पार्टी के पास मजबूत है, ऐसी हमारी भाजपा की पार्टी है। और मेरा तो प्रवास इस पार्टी में 50 साल से, जब 1975 में इंदिरा जी ने इमरजेंसी लाई थी, उस टाइम मेरे पिताजी एक जेल में थे और मैं एक जेल में था। पिताजी ने उस जेल से इस जेल में भेजे हुए पत्र और उस पर दोनों जेलों के ठप्पा लगाए हुए आज भी मैंने लैमिनेट करके रखे। तो तब से मैंने 50 साल का जो परिवर्तन देखता हूं। 84 में जब पार्टी के केवल 2 सांसद थे, उस टाइम मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था दिल्ली में। लोग हमारा मजाक भी करते थे कि देश पे राज करेगा कौन, पार्लियामेंट में इनके केवल 2। वहां से लेकर आज तक का जो प्रवास है, पार्टी दिन प्रतिदिन वृद्धिंगत होते हुए गई। इसका कारण इस पार्टी का कार्यकर्ता, इस पार्टी की कार्यपद्धति, हमारी विचारधारा और ये हमारा केडर मजबूत है और केवल लीडर है तो पार्टी चल नहीं सकती। इस पार्टी में ये सब बातों का अंतर्भाव है। इसलिए आज जो इतनी वीक पार्टी थी एक समय इस देश में, कई राज्यों तक जो सीमित थी, वो पार्टी आज देश में एकाध 2 अपवाद छोड़ दिए तो सभी बड़े राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का राज है। और आज पार्लियामेंट में भी जिस प्रकार की सरकार चल रही है, ये परफॉर्म करने वाली सरकार, रिफॉर्म करने वाली सरकार आप देख सकते। देखिए, है तो ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में इतना समय लग रहा है, या पार्टी में लोगों की कमी हो गई है कि नड्डा जी के कार्यकाल को ही बार बार बढ़ाया जा रहा है? अब लोग सवाल करने लगे हैं। अखिलेश यादव ने तो सदन में भी पूछा कि भैया सबसे बड़ी पार्टी हो आप और आप अध्यक्ष तक चुनने में इतना टाइम लगा रहे हैं, रोज नए नए नामों पे कयास चलता है, मीडियाबाजी होती है, फिर सब शांत हो जाता है। तो ऐसा है, दिक्कत आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ये कोई सिंगल मैन पार्टी नहीं है। अखिलेश यादव जी ने वहां पूछा, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश आना है, उनके घर का ही मामला है। कांग्रेस पार्टी एक परिवार के बाहर सोच ही नहीं सकती। लालू प्रसाद यादव की पार्टी में उनके परिवार का ही आदमी रहेगा प्रमुख। ममता जी की पार्टी का अगला अनुयायी उनका घर का ही परिवार है। मायावती की पार्टी में ऐसा ही है। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये पारिवारिक पार्टी नहीं है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। पार्टी के अंदर भी हमारे अनुशासन है और इस देश में हर 3 साल के बाद अपने पार्टी के अंतर्गत चुनाव करने की प्रक्रिया अत्यंत शास्त्र शुद्ध तरीके से जहां होती है, वो ये हमारी पार्टी है। अब पार्टी आपने ही कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो इसमें कोई थोड़ा समय लग भी गया तो इससे क्या, हम इससे संतुष्ट है कि हमारी पार्टी के केडर, कभी भी इस पार्टी में बगावत नहीं होती। सबसे ज्यादा अनुशासित केडर हमारे पास है। जहां तक नड्डा जी का कार्यकाल खत्म होकर नया अपॉइंटमेंट की बात है, तो अभी बीच में आप भी देख रहे हैं, पहलगाम का हमला आ गया, देश के पास इतने बड़े चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें पार्टी भी चला रहे और सरकार भी चला रहे। सवाल इसीलिए आ रहा है ना, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं समय लगता था। पहले भी यही पार्टी थी, यही कैडर था, यही संगठन था, तो चुन लिए जाते थे। नेताओं की कोई कमी नहीं है। जहां तक सवाल है, अभी हम हमारे सिस्टम में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के आधे राज्यों में जब तक चुनाव नहीं होता तो केंद्र का चुनाव नहीं होता। वो प्रक्रिया अभी हमारी चल रही है और बहुत ही जल्दी नए अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी और वो सब प्रक्रिया हमारी पूरी हो रही है। दादा, दिल्ली के प्रभारी रहे आप, बहुत मेहनत की आपने दिल्ली में, हम लोगों ने भी देखा, लगभग सभी दिल्ली वालों ने भी देखा, और अब अंततः दिल्ली भी आप लोगों ने फतेह कर लिया। कैसी सरकार चल रही है दिल्ली में? आए दिन देख रहे हैं झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जा रही है। आतिशी जो है, लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ये सवाल उठा रही है कि बिजली बहुत कटौती हो रही है, बरसात में पानी भर जा रहा है, और यमुना जी की सफाई के नाम पे खाली बयानबाजियां चल रही हैं, ऐसा उनका आरोप है। आपकी नजर में कैसी चल रही दिल्ली की सरकार? जैसा आप लोग बनाना चाहते थे, जिसके लिए मेहनत करते थे, वैसी ही चल रही है? ये सही है कि दिल्ली में अभी सरकार हमारी आई, इसके पहले 2 बार भारतीय जनता पार्टी को पराभव लेना पड़ा। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। पर जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पुराना गढ़ रहा है। गए 3 टर्म आप देखेंगे, तीनों में 7 के 7 सांसद
हमारे आए, एमसीडी गए 15-20 सालों से हमारी आती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली कोई वीक सेंटर नहीं है। जहां तक विधानसभा का सवाल है, यहां आम आदमी पार्टी के कारण हमारी 2 टाइम हार हुई। इस बार हमने देखा लोगों को जो आम आदमी पार्टी थी उससे निराशा थी, हताशा थी, लोग हतबल थे और वैफल्य हमारा ही एकमात्र अल्टरनेट, एक समर्थ और सशक्त पर्याय के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी। लोगों ने हमें जिताया। जहां तक आप कह रहे कि ये झुग्गी झोपड़ी टूट रही है, सरकार भाई कहे थे कि हम पक्का मकान देंगे झुग्गी के बदले, और अब तो घर ही तोड़ दे रहे हैं। जहां झुग्गी वही मकान, ये हमारी घोषणा थी, वो हमने अब एग्जीक्यूट की है। जहां तक वजीरपुर की झुग्गी टूटने का सवाल है, वहां 1450 लोगों को, झुग्गी वालों को फ्लैट ऑलरेडी अलॉट हो चुके हैं और उनको नोटिस दी थी। जिनको फ्लैट मिल गया उनको तो घर खाली करना ही है। जब तक लोग नहीं खाली करेंगे और वहां बुलडोजर चल गया तो लोग कैसे मानेंगे कि आप फ्लैट भी ले लोगे और झुग्गी भी। तो मुझे ऐसा लगता है ये ल्यूटियंस जोन में भी एक मद्रासी कैंप का शिफ्टिंग चल रहा है। अब वो मद्रासी कैंप नाले पर आकर बैठने से वहां से जो पानी का निकास था वो बंद हो गया, उसके कारण पूरे ल्यूटियंस जोन में पानी रुकता है। अब ये बेसिक समस्याओं को लेकर अगर सरकार ने कोई कदम उठाया तो उस सरकार को उस कदम का तो स्वागत करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सुंदर दिल्ली, इंटरनेशनल एक सिटी बनाने का काम मोदी जी के सपना है। इंटरनेशनल सिटी बनाने का, दिल्ली देश की कैपिटल है, उस दिशा में ये सरकार काम कर रही है। अभी तो 100 दिन भी पूरे नहीं हुए, अभी 4 महीने पूरे नहीं हुए। जिस प्रकार से दिल्ली की सरकार दमखम से चल रही है, जो बातें लोगों से बोली वो वादे पूरे करते चल रही है, दिल्ली की जनता बड़ी खुश है। गए 10 साल में दिल्ली का जो नुकसान हुआ था, दिल्ली का विकास पूरा ठप हो गया था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो रहा था, केवल घोषणाबाजी, भ्रष्टाचार और केवल नारेबाजी, इससे दिल्ली नहीं चल सकती। दिल्ली की जनता अलर्ट है। इस बार दिल्ली की जनता ने सोचा और रिजल्ट हमारे पक्ष में दिया है। उसके रिजल्ट दिल्ली की जनता अब देख रही है। तो केजरीवाल जी तो कहते थे कि भाई काम ही नहीं करने देते, केंद्र सरकार ही नहीं काम करने देती है। अगर कुछ काम करने जाते हैं तो एलजी के रूप से अड़ंगा उसमें लगा दिया जाता है, फाइलें अटका दी जाती है, अटकाने फटकाने की राजनीति करती है भाजपा। बहाने करने वालों के तो बहाने कुछ भी चल सकते हैं। सवाल यह है, ये कोई पहली बार हुआ था क्या कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार और केंद्र में भाजपा की सरकार? इसके पहले भी हुआ है। मदन लाल खुराना जिस टाइम दिल्ली के मुख्यमंत्री थे तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अटल बिहारी जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे तब शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में थी। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश की कुछ मर्यादाएं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली उन मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कोई काम करेगा तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम तो होना चाहिए। जहां तक हम अपना अधिकार समझकर ये सब कानून हम मानेंगे नहीं और तो भी हमें सब काम होना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये दिल्ली की जनता ने देखा है। केवल आम आदमी पार्टी यहां क्या, पंजाब में क्या और पूरे देश में भी चुनाव लड़कर उनके क्या रिजल्ट आए आप सबको मालूम है, इसलिए उस पर ज्यादा बोलने की आज जरूरत नहीं है। दादा, संगठन से जुड़ा एक और सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। आजकल एक भाजपा में नया ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री बड़े अलग तरीके से चुने जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने देखा मोहन यादव जी का नाम एकदम से सामने आया, भजन लाल जी राजस्थान से एकदम से सामने आए, विष्णुदेव साय जी अचानक से नाम सामने आया। कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में रही, रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री की ये उपयुक्त उम्मीदवार थे या इनसे और अनुभवी लोग पार्टी के अंदर मौजूद थे जिन्हें ये दायित्व दिया जा सकता था? क्योंकि आपने, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं क्योंकि आपने दिल्ली में काम किया है, दिल्ली के सभी नेताओं को आप जानते हैं और संभवतः टिकट वितरण इत्यादि में भी आपकी भूमिका रहती रही होगी। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि ये उपयुक्त कैंडिडेट है? रेखा गुप्ता हो, मोहन यादव हो, भजनलाल शर्मा हो या विष्णुदेव साय, मुझे लगता कि इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए। कांग्रेस के जमाने में आज तक एक ही घर का आदमी नहीं तो उसका बेटा बनेगा। देखो आप हिमाचल में क्या हो रहा है, सभी जगह जहां जहां तक कांग्रेस का काम था, पिताजी का उस घर का ही परिवार का आदमी, कोई एक खानदान तक ये काम सीमित रहता था। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये सिद्ध कर दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी आम आदमी भी, सामान्य कार्यकर्ता भी वहां तक पहुंच सकता है। ये हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में तो सबको इस घटना का स्वागत करना चाहिए और बहुत अच्छी सरकारें चल रही है। और ऑप्शन भी क्या, लोग स्वागत तो कर ही रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या ये जो परंपरा है ये मतलब आपकी पार्टी में
नई परंपरा आपको दिखती है, या आप ये पहले से ऐसा होता रहा है कि बस चौंकाना है कुछ बिल्कुल? मोदी जी को तो आप बड़े करीब से जानते हैं। मोदी जी की ये कोई स्ट्रेटजी है कि कुछ हर निर्णय से चौंकाएंगे? एक दिन 8 बजे आएंगे, कहेंगे आज से 1500 की नोट का लीगल टेंडर खत्म। एक दिन आएंगे, कहेंगे आज सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, ऐसे ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। कहीं किसी दिन कहेंगे पाकिस्तान आज से खत्म। तो मतलब ये क्या रणनीति है मोदी जी की? मोदी जी का जो व्यक्तित्व है वो छोटा कभी सोचते नहीं है। अब पहलगाम की घटना होने के बाद पूरे देश में एक भी रिएक्शन नहीं आई। इसका कारण लोगों का प्रधानमंत्री जी के कर्तृत्व पे, उनके डिसीजन मेकिंग पर और उनकी कार्यक्षमता पर भरोसा था, और यह उन्होंने करके दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो दमखम का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री है, उनके सपने पूरे करने के लिए जनता की भी उनको साथ चाहिए। कितने निर्णय आज तक की सरकारों के निर्णयों का और मोदी जी के कार्यकाल का अगर आप तुलना करेंगे तो इस कार्यकाल में कितने दमखम के निर्णय हुए। 370 हटाना कोई सामान्य बात थी। ट्रिपल तलाक राजीव गांधी ने भी उस टाइम सरेंडर कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी खत्म कर दिया और ट्रिपल तलाक का एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इस कार्यकाल में हुआ। सीएए कानून हुआ, राम मंदिर का निर्णय हुआ, देश में शांतता रही और राम मंदिर भव्य खड़ा भी हो गया और लोग आज दर्शन के लिए जा रहे। तो मुझे ऐसा लगता है, अभी वक्फ कानून लेटेस्ट निर्णय किया सरकार ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम मन में बनाते हैं केवल हार मान लेना, इससे कभी काम नहीं होता। ठानकर काम करना और उसी दिशा में काम करना, यह मोदी जी की विशेषता है। इसलिए उनके कार्यकाल में ऐसे अनेक निर्णय, डिमोनेटाइजेशन का निर्णय, देश में नकली करेंसी खत्म करने का निर्णय, जीएसटी लागू करने का निर्णय, कितने निर्णय ऐसे हैं कि जो मोदी जी की कार्यक्षमता और उनका प्रभाव दिखाते हैं। जाति जनगणना भी उन्होंने चौंकाया सबको। बिल्कुल। तो देश के हित में मोदी जी कभी कंप्रोमाइज नहीं करते। उनकी सोच स्पष्ट होती है, सही दिशा और स्पष्ट नीति के प्रतीक नरेंद्र मोदी जी। तो एक तरफ तो कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, मोदी जी ने कहा एक रहेंगे सेफ रहेंगे। दूसरी तरफ जातीय जनगणना, तो जाति में भी विभाजित नहीं होगा समाज? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, ये नारे हमने दिए हैं। विविधता में एकता भारत की विशेषता। इसलिए हमारा भी एज ए पार्टी ने यह सोचा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी, पर देश के बाकी सब राजनीतिक पार्टियों का जिस प्रकार का जोर रहा, तो आखिर ये लोकतंत्र में सबकी बातें सुनकर आगे चलना पड़ता है। तो इसलिए फैसला लिया गया है। इसलिए ये तो ऐसा है, किसी की भी बात सुनना और स्वागत करना ये कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी है। इसलिए किसी कोई निर्णय पर आगे आए पीछे आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यापक देश हित में कोई कंप्रोमाइज नहीं, राष्ट्र हित सर्वप्रथम, ये पार्टी का मकसद है। आप लोग इसको ये बता रहे हैं और आप लोग की इसी फैसलों को राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार तुम्हारी, सिस्टम हमारा। राहुल गांधी किसी भी कुछ भी सपने देखे, कुछ भी बातें करे, लोग जितना आपने उनको सीरियस लिया, कोई उनको सीरियस लेता नहीं। एक टाइम जिस पार्टी के 435 लोकसभा में पार्लियामेंटेरियन होते थे राजीव गांधी के टाइम, वो पार्टी की आज क्या स्थिति है? उनको विपक्ष का नेता बनने के लिए भी पर्याप्त संख्या नहीं रहती है। सब देशों में, सब एक कर्नाटक का अपवाद छोड़ दिया तो एक भी बड़े स्टेट में कांग्रेस की सरकार नहीं है। इसका कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए, अपने उसमें अपना अंतर्लोकन करना चाहिए। आज देश में ऐसी स्थिति क्या आई है? इसी कारण आई है। आज भी पहलगाम के बाद जिस प्रकार का काम मोदी जी ने करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऐसे सब बातों पे कांग्रेस ने जिस प्रकार की राजनीति की, लोग इसको पसंद नहीं करते। जब देश संकट में है, दूसरे इंटरनेशनल लेवल पर हमारी लड़ाई चल रही है और हम अपनी व्यक्तिगत क्षुद्र राजनीति के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ऐसे प्रसंगों का उपयोग करेंगे और सरकार पर डाउट लेंगे, विदेश नीति पर कमेंट करेंगे, विदेश में जाकर बातें करेंगे, तो ये कोई देश की जनता पसंद नहीं करती और उसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने तो यहाँ तक कर दिया कि प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया। उन्होंने राइमिंग भी, कविता भी जारी की, नरेंद्र सरेंडर करके कविता भी उन्होंने बना दी। और उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री ने ये जो सूचना देने का काम किया पाकिस्तान को अटैक करने से पहले, ये कहीं ना कहीं देशद्रोह जैसा संगीन अपराध है। नरेंद्र मोदी जी ये केवल एक व्यक्ति नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री पर कोई भी बात क्रिटिसिज्म करने का सबको अधिकार है, पर क्रिटिसिज्म करते समय अपनी मर्यादा और अपना आलोकन करके ही करना चाहिए। नरेंद्र सरेंडर करते समय राहुल गांधी जी को अपने पार्टी का इतिहास एक बार देखना चाहिए। जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम लीग के सामने किसने घुटने टेके, किसने सरेंडर किया?
युद्ध में जब जब युद्ध हुआ तब हम युद्ध जीतने के बाद भी शिमला पर टेबल पर किसने सरेंडर किया, सिंधु जल समझौते में किसने सरेंडर किया। आज तक का इतिहास कांग्रेस का ऐसा रहा है कि वो ट्रिपल तलाक के विषय में किसने सरेंडर किया। ये कांग्रेस की आज तक की नीति रही है, कभी उन्होंने फर्म भूमिका ली नहीं और इस प्रकार की भूमिका उनकी रही है। तो वो नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी बोले, देश की जनता मोदी जी को चाहती है, मोदी जी को अप्रिशिएट करती है और देश की जनता उनको बढ़ा रही है। दादा, पिछले दिन एक दुखद हादसा हुआ, एयर इंडिया के विमान क्षतिग्रस्त हुआ, उसमें हमारे देश के 300 लोग, कुछ विदेशी नागरिकों की भी जान गई। और आपके मित्र, आपकी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात श्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हुआ। तो इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं, और विजय रूपाणी जी की प्रति आपकी क्या यादें हैं, आपकी क्या स्मृतियां हैं? हम चाहेंगे आप इसे भी साझा करें। विजय रूपाणी जी और उनकी पत्नी अंजलि बख्शी दोनों ही हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में काम किए हुए कार्यकर्ता हैं। विजय जी का भी प्रवास पार्टी का जमीन से उठकर यहां तक मुख्यमंत्री तक वो गए थे, अभी अभी तो पंजाब के प्रभारी भी थे। तो एक कार्यकर्ता के रूप में उनको जो जो दायित्व दिया गया उन सब में वो खरे उतरे और उसका ही परिणाम गुजरात का कार्यकाल भी उनका बहुत अच्छा रहा। तो ऐसे कर्तृत्ववान आदमी का इस सब बीच में निधन होना अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले ही, तो ये बड़ी दुर्घटना है। और अहमदाबाद की तो घटना, उससे देश पूरा स्तब्ध है, क्षुब्ध है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। उसका भी इंक्वायरी चल रही है, क्या क्या होगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? वो तो आज किसी ने भी कमेंट करना ठीक नहीं है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। और मुझे लगता है कि जिसकी भी गलती होगी उसको पकड़ा जाएगा। अब देश में मोदी जी आए तब 72 एयरपोर्ट थे, आज 10 साल में 150 एयरपोर्ट हुए। जो बस स्टैंड पे भीड़ दिखती थी, आज हम देखते हैं हवाई चप्पल पहन के लोग हवाई जहाज की यात्रा कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ी है, फ्लाइटें बढ़ी है। तो इसलिए अच्छा, इतनी रोज कुछ होता नहीं है तो उसकी चर्चा नहीं होती। एक आध एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट तो एक भी नहीं होना चाहिए। लोगों की सुरक्षितता सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अभी असल में लोग सवाल इसलिए भी करते हैं ना, क्योंकि केदारनाथ में आप देख लीजिए, आए दिन वहां हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं होती हैं। भी पिछले दिनों भी हो गई, 6-7 लोगों की मौत की भी खबरें आई। और अब तो उत्तराखंड आपका प्रवास भी बहुत रहा है। क्या वजह समझते हैं कि कुछ ज्यादा ही कॉमर्शलाइजेशन हो गया उस रूट का, या फिर तकनीकी खामियों पे काम नहीं किया जा रहा, बस लोगों की सुरक्षा के साथ कोई? मोदी जी के कार्यकाल में ही केदारनाथ के लिए 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, वो खर्चा किया और 12 ही महीने ऑल वेदर रोड की निर्मित हो रही है। 18,000 करोड़ रुपया खर्च करके बद्रीनाथ तक ट्रेन चली गई है। वहां प्रवास करने वाले यात्रियों की संख्या में कितनी बड़ी वृद्धि हुई, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। आज वहां के होटल्स, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ रहा है, तो लोग अपने घरों में भी गेस्ट को रुकवा रहे हैं। प्रयाग का उदाहरण देखिए आप, कुंभ का सम्मेलन पूरे विश्व का इवेंट बनाने का काम हुआ। कितने बड़े पैमाने पे हमारा देश का उत्पन्न बढ़ा, धार्मिक तीर्थाटन बढ़ा। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी बात है। ये देश संस्कारों वाला देश है, धार्मिक देश है, आध्यात्मिक देश है। तो इनमें वृद्धि होनी चाहिए। नई जनरेशन भी बहुत बड़े पैमाने पे जा रही है, पैदल भी जा रहे लोग, उसमें प्लेन से भी जाने वालों की संख्या में है। अब ये जो एक्सीडेंट हो रहा है, तो इसमें अभी कल परसों से मैंने देख रहा था कि उत्तराखंड की सरकार ने भी 1/3 फ्लाइट्स कम कर दी है। उसमें अनुशासन आना चाहिए और ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए। पर एक तरफ ये बातें छोड़कर कितने बड़े पैमाने पर लोग तीर्थाटन कर रहे हैं, इसको एक बार अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन दादा, इसमें एक सवाल ये बनता है कि लोग कहते हैं कि तीर्थाटन तो एक आयु के बाद करना चाहिए, और केदारनाथ जैसा धाम जो कि हमारे 4 धामों में प्रमुखतः आता है, और जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी मतलब यात्राओं में शामिल होता है। युवा पीढ़ी जाती है, मैं मतलब अपना अनुभव बताना चाहता हूँ, इसको विषयांतर नहीं करना चाहता, मैं बस एक बताना चाहता हूँ। मैं 2017 में गया केदारनाथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। जितने लोग होने चाहिए थे उतने लोग से बड़े अच्छे से बाबा के दर्शन हुए। फिर मैं 2023 में गया केदारनाथ। पैदल चलने की कोई जगह नहीं थी, क्योंकि सारी जगह खच्चरों ने ले रखी थी। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी। वहां पे जो बुजुर्ग, जो हमारे तीर्थयात्री, जो जनरली जो जिनकी मतलब बनती है, जो निकले ही तीर्थाटन पे हैं जिस उद्देश्य के साथ, जी। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और यंग जनरेशन जो बाद में भी चीजें कर सकती है, अक्टूबर के महीने की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी भीड़ होती है, लोगों के रहने की, बैठने की भी जगह नहीं बन रही है। और ऊपर जाने पे मिसमैनेजमेंट का आलम ये कि जहां 500 रुपए में लोग रुकते थे, वहां 2-2 हजार रुपए घंटे के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है रुकने का, लोगों का आश्रय और विश्राम का।
उत्तराखंड के तीर्थाटन हो, अयोध्या का राम मंदिर का हो, बनारस में काशी विश्वनाथ के मंदिर का हो, उज्जैन के महाकाल मंदिर का हो, या वैष्णो देवी में जाने वालों की संख्या हो, अमरनाथ यात्रा का भी उदाहरण लो, सभी और लोगों की श्रद्धा के साथ लोग बढ़ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। सरकार ने श्राइन बोर्ड के माध्यम से उस पर व्यवस्था भी लगाने का काम किया। आज ही मैंने कहा 52,000 सैनिक लगाए हैं अमरनाथ यात्रा के लिए, वहां की हवाई यात्रा भी बंद कर दी। तो ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से हो रही है। एक घर में 4 मेहमान आ गए तो घर की व्यवस्था डलमला जाती है। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े संख्या में जब लोग जाएंगे, मुझे बताओ प्रयाग जैसा कुंभ का जो जिस प्रकार का कार्यक्रम हुआ है, करोड़ों लोग आ रहे हैं, विश्व के लोग आ रहे हैं, और तो भी वहां कुछ होता नहीं है। बहुत अनुशासित पद्धति से लोग जाते हैं, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। कई सारे विदेशी यूनिवर्सिटी के छात्र भी आए यहाँ पर रिसर्च करने की किस तरीके से इतना क्राउड मैनेजमेंट किया जाता है भारत में। अब हम आते हैं मौजूदा हालात जो अभी चल रहे हैं देश की राजनीति में। इंटरनेशनल परिदृश्य में भी अगर जियो पॉलिटिकल हम देखें तो ईरान इराक का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, अमेरिका भी बीच बीच में पंच बन रहा है। तो कहाँ जा रही है देश की विदेश नीति, और कहाँ देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को, या विश्व स्तर पे अगर वैश्विक स्तर पे हम देखें तो ये युद्ध के हालात में अब दुनिया को कहाँ देख पा रहे हैं। मोदी जी के विदेश प्रवासों के बाद और देश ने जिस प्रकार की कूटनीति चलाई है, उसका परिणाम आज हम देख रहे हैं। पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। अब कल 21 जून का योगा दिवस 193 देशों में होने वाला है। ये भारत का प्रभाव है। भारत को नए ढंग से लोग देख रहे हैं। भारत का डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था का सराहना हो रही है। लोगों ने सोचा भी नहीं था इतना बड़ा देश, ऐसी पॉपुलेशन, उसमें अनपढ़ लोग इतने, पर ये सब लोग भी आज सामान्य, यहाँ सब्जी बेचने वाला भी टेलीफोन से डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। तो इन सब बातों का प्रभाव पूरे विश्व में है। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमी चौथे क्रमांक की आ गई है, हमारे देश की हिंसा कम हो गई है। नक्सलाइट्स जिले जो 118 वगैरह होते थे, आज 18 जिले बचे जो नक्सल प्रभावित है। तो ये सब बातों का, यहाँ की सुरक्षितता आज पूरे विश्व का एक अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट सेंटर के रूप में भारत में जहां पोटेंशियल है उद्योग बढ़ने का, ये भारत है। यहाँ का रोजगार बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, भारतीयों का सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। ये सब युद्ध की वगैरह इस सब बातों में अभी जिस प्रकार से हमने हैंडल किया, ये मोदी जी पहले प्रधानमंत्री है जो अमेरिका को भी बोलते हैं, खुले सीधे शब्द में बोलते हैं। वो पहले भी बोलते थे, वही हमारी आज तक नीति रही है। हम किसको छेड़ेंगे नहीं, पर किसी ने हमको छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मोदी जी ने अपने व्यवहार से करके दिखाया है। संघ और बीजेपी को लेकर के जाहिर बताए राजनीतिक गलियारों में भी, और मैं कहूँ मीडिया गॉसिप्स में भी लगातार चर्चाएं होती हैं कि भाई समन्वय में गड़बड़ी हो रही है। कभी संघ नाराज है मोदी जी से, कभी बीजेपी का संगठन संघ की बात नहीं मान रहा। कोई इलेक्शन अगर बीजेपी परफॉर्मेंस खराब करती है तो वहां पे कहते हैं कि संघ ने साथ नहीं दिया, संघ ने बीजेपी को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया है। कहीं पे परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो कहा जाता है इस बार संघ के स्वयंसेवकों ने काफी मेहनत की है। क्या होता है ये सिस्टम, मुझे तो मतलब आपसे समझना है, और मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को भी बताएं ये संघ और बीजेपी का ये रिश्ता क्या कहलाता है। संयोग से मैं संघ का स्वयंसेवक भी रहा हूं, विद्यार्थी परिषद में 8 साल पूर्णकालिक कार्यकर्ता भी रहा हूं। ये संगठन का आपसी पारिवारिक जिस प्रकार का संबंध है, जो कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था है, जो समन्वय है, ये बाहर वालों को समझ में भी नहीं आ सकता इस प्रकार की है। संघ की अपनी मर्यादा है। संघ ने अपना सांस्कृतिक कार्य पद्धति के आधार पर जो अपना समाज को प्रबोधन करना, समाज को प्रशिक्षित करना, समाज को सुरक्षित करने के लिए अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम करना और लोगों पे संस्कार करना, इस प्रकार की कार्य पद्धति संघ की रही है। चुनाव के दिनों में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा पैमाने पे वोट करना चाहिए, देश के हित में वोट करना चाहिए, देश की अस्मिता का संभालना चाहिए, इस प्रकार का काम संघ करता है। उसको अराजनीतिक काम भी हम कह सकते हैं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ने संघ से प्रेरणा लेकर ही बीजेपी की स्थापना हुई है। उसी विचारधारा के लिए पॉलिटिकल क्षेत्र में काम करने वाला संगठन के रूप में भारतीय जनता पार्टी है। अटल जी ने भी बोला था और मोदी जी ने भी बोला है कि वो दोनों भी संघ के स्वयंसेवक रहे और उनको उनका अभिमान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें शिक्षा और दीक्षा देने का काम संघ करता है, पर पॉलिटिकल पार्टी ने क्या एजेंडा लेना चाहिए, पॉलिसी क्या रखनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए,
इन सब बातों में पॉलिटिकल पार्टी अपने इंडिपेंडेंट निर्णय लेती है। संघ का दखल नहीं होता। डे टू डे काम में ना संघ में भारतीय जनता पार्टी की दखल होती है, ना पार्टी में संघ की दखल होती है। बहुत ही और इस देश में तो एक्सेप्शनल है कि संघ जैसी संस्था, आज अब इसके 100 साल पूरे हो गए, कि एक संगठन जिस काम के लिए स्थापित होता है और उसी विचारधारा को लेकर आज तक चलता है, हर रोज वृद्धिंगत हो रहा है, दिन प्रतिदिन उसका प्रभाव बढ़ रहा है, तो भी वहां झगड़े नहीं होते, कोई आपसी कुछ ये नहीं होती है। ये पहले ही संगठन है, बाकी संगठन तो देश में कभी बचे ही नहीं है। जी। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल करने की इजाजत चाहूंगा। हमने राजनीति को, हम लोग जब पिछले 10 साल की राजनीति की, हम एक दशक की राजनीति की बात करें, तो एक नाम राजनीतिक गलियारों में काफी गूंजा करता था, वो नाम आपका था, श्याम जादू जी का नाम था। मीडिया में भी हम देखते थे आपका प्रभावशाली कद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक जैसी भूमिका आपको पार्टी में दी गई। आप कम से कम 4 से 5 राज्यों के आप प्रभारी रहे, वहां आपने चुनाव जिताए, परफॉर्मेंस दिया आपने। और मैंने तो ये भी सुना है कि मोदी जी का जो नाम प्रधानमंत्री पद के लिए प्रस्तावित करना था, वो आपके ही द्वारा प्रस्तावित किया गया था। राजनाथ सिंह जी ने उसको उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए संस्तुति दी थी। इस कद का नेता अचानक से हमें आप देखते हैं कि राजनीतिक आपने अवकाश ले लिया है। क्या वजह है कि आप राजनीति से दूरी बना रखे हैं? वो जो सिस्टम था जहां आपकी भूमिका टिकट वितरण से लेकर के संगठन के तमाम कार्यक्रमों में, आयोजनों में हुआ करती थी, वो दिखती नहीं। कारण क्या है? आपने कोई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले रखी है, या पार्टी ने आपको कहा कि भी आप आराम करिए, कुछ और भूमिका आपके लिए तैयार की जा रही है? पॉलिटिकल पार्टी में लोगों का आना और लोगों का आगे जाना, बढ़ना, ये अपरिहार्य प्रक्रिया है। तो मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई एक आदमी एक पद पर परमानेंट रहेगा। संयोग से मुझे 6 राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला। वेंकैया नायडू, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ जी, गडकरी जी, अमित शाह जी, ये जब जब अध्यक्ष थे तब उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर, जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे तब हेडक्वार्टर का इंचार्ज मैं था 11 साल तक। नितिन जी के कार्यकाल में मैं पार्टी में सेक्रेटरी था। अमित शाह जी ने मेरे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। अलग अलग राज्यों का दायित्व मुझे मिला। चुनाव के निमित्त से पूरे देश में भ्रमण करने का भी मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टी का एक ट्रस्ट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट, उसका भी मैं कोषाध्यक्ष रहा। तो अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज मैं काम कर रहा हूं। आज भी पार्टी जो जो दायित्व देती है उसको हम निभाते हैं। जरूरी नहीं कि एक आदमी परमानेंट एक पद पर रहे। जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी आदमी की कार्यक्षमता देखकर उसका नियोजन करती है। हर आदमी को काम और हर काम के लिए आदमी, इस प्रकार की पार्टी की रचना होती है। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं समझता कि मैं कोई अवकाश लिया है या मैं कोई साइड हो गया हूं। आज भी पार्टी का कोई भी दायित्व आता है तो हम करते हैं, पूरे ताकत से करते हैं, और उसी का तो कारण है पार्टी बढ़ रही है देश। दिल्ली सरकार जब बन रही थी तो कैमरे एक चेहरे को ढूंढ रहे थे, वो चेहरा आपका था। तो क्या मैं ये पूछ सकता हूं आपसे कि दिल्ली की सरकार बनाते वक्त संगठन ने आपकी भी कोई मर्जी ली थी, आपकी भी पूछी थी कि भाई किन किन कॉमनवेल्थ को बना रहे हैं, ये दायित्व दे रहे हैं, इसमें आपकी क्या राय? क्योंकि आपने इतना लंबा काम किया है दिल्ली में, इतना अंदर तक डीप तरीके से जाकर के आपने काम किया है, संगठन एक तरीके से पुनर्निर्माण किया है दिल्ली के अंदर। तो आपसे पूछा गया? संजोग से मैं जब हिमाचल का प्रभारी था तो वहां धूमल जी मुख्यमंत्री थे। मैं पंजाब का प्रभारी था तो अकाली और भाजपा की सरकार थी। जब हम उत्तराखंड के प्रभारी बने तब तो कांग्रेस की सरकार थी, पर तब पहला चुनाव जब हुआ तो हमारी 70 में 57 सीटें आई और हरीश रावत का पराभव हुआ। दिल्ली में भी 3-3 बार एमसीडी की सरकार आई, 7 हमारे एमपी आए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा, राजनीति में जो जिसको यश माना जाता है, वो यश जहां जहां भी हमें दायित्व मिला है वहां मिला है। तो वही काम हमने दिल्ली में भी किया है। तो इसलिए अनौपचारिक रूप से किस विषय में पूछना करना वो सब पार्टी में चलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में यह अपरिहार्य प्रक्रिया है, सबको साथ लेकर ही पार्टी आगे बढ़ती है। कुछ लोगों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनके साथ व्यक्तिगत काम किया। कुछ लोग मतलब भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री, कुछ लोगों से उनके संस्मरण हम जानना चाहेंगे। मोदी जी के साथ आपका सबसे मतलब अच्छा वाला अनुभव क्या रहा है, व्यक्तिगत या राजनीतिक? हाँ, जहां लगा मोदी जी ने आपको एकदम से इंप्रेस कर दिया कि हाँ यार, ये मतलब कुछ अलग ही हुआ अनुभव मेरे साथ। ये बात तो मैंने मोदी जी के अनटोल्ड स्टोरी में भी कही है।
अच्छा। मोदी जी कितना बारीकी से खुद के बारे में सोचते हैं। केदारनाथ में वो एक ही कार्यकाल में 3 बार गए, तीनों बार मैं उनके साथ था। तो एक बार जब केदारनाथ का दर्शन करने के लिए अंदर जाना, तो वहां के ट्रस्टी ने उनको रिक्वेस्ट की कि आप एक 5 मिनट रुकिए, हम अंदर जाके थोड़ी सफाई कर लेते। मंदिर जब बंद होता है तो थोड़ी धूल कचरा मिट्टी पेड़ के कुछ गिरते हैं, उसको सफाई करके हम आपको अंदर ले जाएंगे। मोदी जी के साथ तो हमको भी अंदर जाना था, तो पर 1 मिनट नहीं लगा मोदी जी ने वहां अभिषेक करने के लिए जो रसीद काटनी होती है वो खुद की पहले ही काट ली थी, और खुद अपने हाथ में झाड़ू लेके भर आए उसी के लिए है। और मंदिर की सफाई हुई और बाद में उन्होंने उस पर अभिषेक किया। उस दिन कपाट खुलने का पहला दिन था। ये मोदी जी मैंने देखे हैं। मोदी जी व्यक्तिगत जीवन में कितने संवेदनशील है, वो लोगों के बारे में कितना डिटेल में सोचते हैं, ये हमने बहुत नजदीक के प्रसंगों से देखा है। खुद के माता जी का जब डेथ होती है, तो आज मोदी, कोई भी छोटा आदमी के घर में भी कोई डेथ होती है तो उसको लगता है कि मेरे यहाँ ज्यादा भीड़ हो, मेरा लोगों को दिखे। आज मोदी जी की माता जी हीराबा का जाना देश के लिए कितना बड़ा प्रसंग था, पर मोदी जी ने उसको इतना छोटा सीमित कर दिया और सब कार्यकर्ताओं को कह दिया एक भी होर्डिंग नहीं लगेगा, कोई श्रद्धांजलि के कार्यक्रम नहीं करेंगे, और खुद वहां जाकर माता जी के अंत्य संस्कार करके 3 घंटे बाद तुरंत देश का काम में ज्वाइन हो गए। और वेस्ट बंगाल का कुछ उद्घाटन का कार्यक्रम था वो डिजिटल उन्होंने किया। उस दिन ममता जी ने भी उनको कहा कि मोदी जी आज आपको इससे छुट्टी लेनी चाहिए, आज आपका मनस्थिति ठीक नहीं। उन्होंने कहा नहीं, देश के काम के आगे या इसे कोई विश्राम नहीं, माता जी का जो अंत्य संस्कार करना था मैंने कर दिया। ये सामान्य आदमी सोच ही नहीं सकता। इतने कर्तव्य परायण। और अपने गुरुजी, उनके गुरुजी ऋषिकेश के एक आश्रम में थे, वो बीमार थे। उन्होंने एक मैसेज दिया था कि मुझे आप मिलना है। अब उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो दिल्ली आ नहीं सकते थे। मोदी जी का भी कार्य इतना व्यस्त था कि वो निकाल नहीं सकते थे। बाद में वो उनका डेट तय हुई, हमारी ड्यूटी लगी, हम गए वहां थोड़ी व्यवस्था बनाने के लिए। उनका आश्रम ऐसे गली में एक था कि वहां के सिक्योरिटी वालों ने भी हमको कहा कि भाई साहब, देश के प्रधानमंत्री को इस गलियों में से आप यहाँ कैसे लाओगे, उसके बजाय ऐसा करो, प्रधानमंत्री जी रेस्ट हाउस पे आएंगे और गुरु जी को वहां ले जाइए ना, आप भेंट कराइए। तो हमें भी लगा, मैंने फोन किया पीएमओ में, तुरंत मुझे ये कहा गया आपको व्यवस्था बनाने के लिए भेजा है या बदलने के लिए भेजा है। बाद में मोदी जी आए, जहां गुरुजी उनके थे उसी आश्रम में व्यवस्था हुई, वो मिले, सब व्यवस्था होने के बाद वो गए। और दुर्दैव की बात है, जब मोदी जी मिलके आए तीसरे दिन उनकी डेथ हुई। वो मोदी जी को मिलने के लिए ही रुके थे। तो ये ऐसे मोदी जी भावुक है। मोदी जी के ऐसे अनेक गुण हैं जो लोगों को अभी तक मालूम नहीं है। उनकी कार्यक्षमता, डिसीजन मेकिंग, रिस्क लेने की ताकत, कॉन्फिडेंस, ये तो लोग रोज देखते हैं। वो तो रोज लोग देखते हैं, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मोदी जी कैसे हैं, वो एक लोगों में अभी भी जिज्ञासा होती है, क्योंकि मोदी जी से मिलना हर किसी के बस की बात तो है नहीं। मोदी जी जब नेपाल गए थे तो जो बच्चे को साथ में लेके गए, तो ये लोगों ने देखा वो बच्चा, ये जब संगठन मंत्री थे पार्टी के, तो प्रवास करते समय एक समय ट्रेन में मिला हुआ बच्चा जो रोजगार के लिए इधर आया है, उसके माँ बाप का भी उसको पता नहीं। ऐसे बच्चे को साथ में ले जाना, अपने घर में रखना, उसकी परवरिश करना, उसको स्कूल में जोड़ना और अभी तक उसको रखना अपने साथ। जब नेपाल का उद्योगपति कोई सीएम या रहते हुए उनके पास कुछ काम के लिए आया और कुछ बोले कि मेरे लिए कुछ सेवा बताओ, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके लिए यही सेवा है, मैं तब आऊंगा नेपाल जब आप इस बच्चे के माता पिताजी को ढूंढकर मेरी बात कराओगे। तो उन्होंने फिर एड्रेसेस लिए, वहां से जाके ढूंढा और उसके माता जी से बात कराई। तो मोदी जी ने माता जी को कंफर्म करने के लिए पूछा, आपके बेटे के लिए इतना छोटा बच्चा 10 साल का आया हुआ यहाँ था, आज इतने साल हो गए, उसके बारे में आप कोई सिंगल सिम्टम बताओ। तो उन्होंने कहा कि उसको 5 उंगली के बजाय पैर में उसकी 6 उंगली है। तब मोदी जी को हुआ। और मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल गए तो उसको साथ में लेके गए। नेपाल में प्रधानमंत्री जी का स्वागत का जो उत्साह था, उसके साथ साथ वो बच्चे को भी देखना था। ऐसे प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील, ये सामान्य बात नहीं है। अमित शाह जी के बारे में ऐसी चीजें जो लोग नहीं जानते हो, क्योंकि अमित शाह जी की जब बात आती है, छवि आती है कड़क डिसीजन मेकिंग वाले, वो मतलब लगता है कि हाँ, वो सबको याद आता है, वो खड़े हैं पीछे, वो पत्रकार ने एक सवाल किया पीछे से, अरे मयूख ये इनको, तो वो लगता है कि एकदम कड़क आदमी, उनसे हर कोई डरता है। वो सामने देख के बोलता है वो सफेद शर्ट, तो वो कड़क मिजाजी अमित शाह जी के कुछ और भी रूप हैं, या वो वैसे ही हैं जैसे दिखते हैं वैसे ही हैं? आपका क्या अनुभव है?
अमित शाह जी जब गृह मंत्री थे है तो शाहीन बाग का मामला दिल्ली में चल रहा था, बहुत बड़ा अस्वस्थ थी दिल्ली, और उसी टाइम वहां के ओबामा जी का यहां पर आना हुआ था, उनका टूर चल रहा था। तो हमें यह आदेश था कि भाई ओबामा यहां से निकल जाने के बाद हम ध्यान देंगे, अभी शांति रखे लोग। हमने भी अपने लोगों को कहा, पर वहां से मुस्लिम एलिमेंट जिस प्रकार से काम कर रहा था शाहीन बाग में, और हिंदुओं पर पत्थरबाजी हो रही थी, लोगों को मारपीट हो रही थी, कैसे शांत रहे। तो हमने टाइम मांगा कि अमित भाई का टाइम, हमें नहीं लगा था कि अभी तुरंत मिल जाएगा। तुरंत हमें बुलाया गया, हमने जब सब सिचुएशन बताई, हमारे सामने अमित भाई ने फोन उठाया और प्रधानमंत्री जी को कहा, आज शाम का राष्ट्रपति भवन में जो डिनर है, उस डिनर में मैं नहीं आ रहा हूं और मैं इसलिए मुझे दिल्ली में रुकना पड़ रहा है। और तब हमने देखा, हमारी सब बातें सुन के उन्होंने जितने कॉन्फिडेंसली कहा, अभी कितने बजे है, अभी 6 बजे है, अब 5 घंटे बाद रात को 11 बजे तक आपने जो जो बातें कही है उसका सब निराकरण हो जाएगा। अगर कोई बात बची तो रात को 12 बजे आप मेरे घर पे आ जाना। ऐसे कर्तव्य परायण तुरंत निर्णय लेने वाले अमित शाह जी हमने देखे। दूसरे कड़क स्वभाव तो उनका है, खुद के बारे में भी कठोर है, लोगों के भी बारे में वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमने एक वीडियो देखा जिसमें जय शाह जी उनके बगल में किसी पूजा अनुष्ठान में बैठे हुए हैं, तो वो कुछ गलत तरीके से डाल रहे, तो जैसा को डालते हो ऐसे करते हैं। तो मुझे याद है जब एमसीडी के चुनाव के टिकट वितरण का विषय था, अमित भाई प्रदेश के पार्टी के अध्यक्ष थे, उनके घर में हमारी मीटिंग चल रही थी, मेरे पैर को थोड़े सूजन आती है, तो वो सूजन देखकर तुरंत मीटिंग का कामकाज में उन्होंने पूछा, श्याम जी ये पैर का क्या है? तो बोला हाँ थोड़ी बीमारी है। तो बोले फिर किसको बता नहीं रहे? बोला नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद मैं बताने वाला हूं। तो बाद में उन्होंने हमारे संगठन मंत्री रामलाल जी को कहा, श्याम जी के पैर की सूजन का मामला सीरियस है, जरा ध्यान देने के लिए कहो। अब ये कार्यकर्ता की इतनी छोटी बात पे भी ध्यान रखना और उसका फॉलोअप करना, ये उनका कार्यकर्तापन बताता है। अमित भाई भी संगठन से काम करते हुए आए ऊपर है, पॉलिटिकल उनका जिस प्रकार का काम रहता है उससे पूरा देश प्रभावित है। उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका कार्य पद्धति और उनकी मेहनत, कठोर परिश्रम करना, और कोई भी काम हाथ में लिया तो रास्ते में नहीं छोड़ना, रिजल्ट ओरिएंटेड अप टू लॉजिकल कंक्लूजन पहुंचाना, ये उनकी विशेषता है। इसलिए मुझे लगता है कि वो देश के लिए, नरेंद्र भाई हो या अमित भाई हो, ये देश के लिए एसेट है। आपने बताया कि उनकी जो वर्क एफिशिएंसी इतनी अच्छी है, इतना मतलब उनका अप्रोप्रिएट है कि हाँ ये काम करना है तो करना है, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसपे अभी भी देश सवाल कर रहा है। खासकर जो मुर्शिदाबाद में हुआ, बंगाल में हिंदुओं के घरों को जलाया गया, 6 महीने की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा गया। और एक जो बहुत पुराना दर्द हमारा 1990 से ही है, कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी का। 370 हट गया, अच्छी बात है, कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं का वापसी कब की जाएगी, उनके लिए सरकार की क्या योजना, कोई बात नहीं होती है। तो गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी इस बारे में क्या राय रखते हैं? आपकी सरकार इस बारे में क्या अप्रोच कर रही है कि बंगाल की जो दुर्दशा हो रही है हिंदुओं की, कश्मीर में जो हुआ, और देश के बाकी हिस्सों में ये चीजें ना हो, क्या तैयारी, क्या रणनीति है? अमित भाई गृह मंत्री बनने के बाद देश में 53% हिंसात्मक घटनाओं में कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने में 72% की कमी आई है। मृत्यु दर में, जवानों की मृत्यु दर में 70% की कमी आई है। ये सामान्य बात नहीं है। देश को अनुशासित रखना इतना आसान बात नहीं है। अभी ऐसी जो घटनाएं, समझो मणिपुर की है, मुर्शिदाबाद की आप बता रहे हैं, तो ऐसी सब घटनाओं पे सबसे पहले तुरंत वहां पर जाना और आवश्यक कार्रवाई करना, ये अमित शाह जी की विशेषता है, और उसके लिए चाहे जितनी कीमत चुकानी पड़े वो उसको करते हैं। एक टाइम मैंने जो बोलते समय कहा कि एक टाइम हमारे यहाँ 126 जिले थे नक्सल प्रभावित, आज केवल 18 जिले बचे। नहीं, ये तो निश्चित तौर पर उपलब्धि है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न ये है ना कि भाई कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या हो रहा है, उनकी घर वापसी कब तक? दिल्ली में बहुत सारे संख्या में लोग हैं, हम भी जाते हैं, हमसे भी मिलते हैं लोग, हम कहते हैं हमारी आवाज उठाइए, हम भी जो हमसे संबोध अपने प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आवाज उठाते हैं, लेकिन ये आवाजें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। मैं खुद पिछले साल अमरनाथ यात्रा भी करके आया था। ये 370 कलम हटने के बाद भी मैंने कश्मीर का टूर किया है। वहां का बदला हुआ माहौल मैंने देखा है। तो ये सामान्य बात नहीं थी। हमने भी नारे लगाए थे स्कूल में रहते हुए कि 370 कैसे हटाएंगे, कश्मीर हमारी भारत की रानी है। पर इस प्रकार हमारे ही कार्यकाल में ये हो जाएगा, ये अमित शाह जी की उपलब्धि है। वहां
लोगों ने वापस जाना, उसके लिए कुछ प्रावधान करना, ये सब बातें सरकार दूरगामी परिणाम देखते हुए कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि कश्मीर में भी जिस प्रकार का विकास आज हो रहा है, इसमें गृह मंत्रालय का भी बहुत बड़ा रोल है। उसको मुख्य प्रवाह में लाना, आज तक सालों साल जो लोगों तक विकास पहुंच ही नहीं रहा था, वो इस कार्यकाल में पहुंच रहा है। कश्मीर की जनता भी उसमें बहुत खुशहाल। जरा आगे बढ़ते हैं हम सेगमेंट में, और हम ले चलते हैं बिहार। आपको बिहार में चुनाव आने वाला है, राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हैं, रोज नए दल बन रहे हैं, दल एक दूसरे से मर्ज हो रहे हैं और अलग अपने अपने सबके दावे हैं। आप क्या देखते हैं? बिहार देश में सबसे ऐसा अलग प्रदेश है जहां का हर आदमी पॉलिटिकली अलर्ट, और बिहारी आदमी पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए बिहार की ओर पूरे देश का ध्यान भी रहता है। गए 10 साल से तो हमारी सरकार वहां पर है, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, गठबंधन की सरकार है। और बिहार में मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए जिस प्रकार का विकास का काम हुआ है, तो बिहार की जनता भी वो परिवर्तन देख रही है। आज मोदी जी बिहार में ही है। बिल्कुल, आज और कल वो बिहार में रहने वाले हैं। तो बिहार में पहले बिहार की जनता का जितना पलायन होता था रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों में, वो अभी इस कार्यकाल में रुका है। ये कार्यकाल लोगों ने देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है इस बार भी हम वहां गठबंधन के तरीके से ही लड़ रहे हैं। पार्लियामेंट में भी वहां अच्छा रिजल्ट आया था, और निश्चित रूप से वहां के लालू जी के चारा घोटाला और भ्रष्टाचारी सरकार के बाद वहां एक सक्षम पर्याय देने का काम हमारे माध्यम से हुआ है। गठबंधन की सरकार वहां पर है, और इस बार भी निश्चित रूप से हम थंपिंग मेजोरिटी से बिहार जीतेंगे, इसके बारे में हमारे मन में कोई डाउट नहीं है। तो इस बार भी गठबंधन में ही चलेंगे? हाँ, पार्टी ने तो पहले से ही तय किया। गठबंधन चलाने में आज तक अटल जी के टाइम 23 पार्टियों की सरकार हमने चला के बता दी। सब लोगों को साथ में चलाकर सरकार चल सकती है और अच्छी चल सकती है, ये तो हमने अपने प्रूव ही किया। मान लीजिए महाराष्ट्र वाला मामला हो गया, सीट ज्यादा आ गई, कितने भी ज्यादा आए तो भी कितने पे लड़ना ही नहीं कि ज्यादा आ जाए। पिछले टाइम लोकसभा में हमारी सीटें ही पर्याप्त आ गई थी कि हम मेजोरिटी में थे, तो भी हमने गठबंधन छोड़ा नहीं। हम खुद होके गठबंधन छोड़ते नहीं, गठबंधन के सब नियमों का हम पालन करते हैं, और लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। नीतीश जी छोड़ गए तब, जैसे वो पहले भी छोड़ के जा चुके हैं, कई बार इधर से उधर होते रहते हैं। इस बार तो आप लोग मेहनत करके ले आए उनको, और फिर वो इन मौके पे चले जाएं। इस बार तो खुद होके उन्होंने बहुत बार बोल दिया है कि मेरे लाइफ में अब कोई परिवर्तन नहीं है। इसके पहले का उनका इतिहास रहा, इसलिए लोग पूछते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां तक वो काम कर रहे हैं, वो संतुष्ट दिख रहे हैं, और उनके नेतृत्व में हम इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको अगर मैं दूसरी भाषा में समझूं, तो बिहार में इस बार भी भाजपा का मुख्यमंत्री देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है। तो नीतीश जी बनेंगे? हाँ, वो जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं वही। ठीक है। जरा आप पंजाब के प्रभारी रहे और दिल्ली के भी प्रभारी रहे, और संयोग बस दोनों जगह आपका वास्ता और सरोकार केजरीवाल से पड़ता रहा है। अभी दिल्ली हारने के बाद केजरीवाल जी पंजाब की शरण लेके बैठे, पंजाब में ही आजकल घूम रहे, एकदम दिखा रहा है उनका काफिला वाफिला, 100 गाड़ियों का घूम रहे एकदम वीआईपी कल्चर में, बिना किसी अथराइज पद पे होते हुए भी अनाधिकृत रूप से पूरा मुख्यमंत्री वाली सेवाएं ले रहे हैं। और उनके पंजाब में रहते से ही वहां पे नशेखोरी की इतनी बातें सामने आ रही है। युवा वहां का शराब और ये ड्रग्स के नशे से भी ऊपर कहीं वो पता नहीं क्या क्या वीडियोस में आते हैं, सब इंजेक्शन लेते हैं और क्या क्या करते हैं, वो सुलेशन सूंघते हैं, और मतलब भांति भांति के नशे। आप शायद आपने सुने भी नहीं होंगे, और हम भी इतना नहीं जानते नशों के विषय में। ऐसी हालत बन गया है पंजाब का, और पंजाब में केजरीवाल जी बड़े ठाठ से कह रहे हैं कि हमने पंजाब की सूरत और तकदीर बदल दी है। आप कहाँ देखते हैं? आज देश में नशेखोरी और ड्रग्स, इन सब विषयों में सबसे पहला क्रमांक हमारा बॉर्डर स्टेट है पंजाब, जो एक सेंसिटिव भी हो गया है। वो ऐसे स्पॉट पर है, बॉर्डर स्टेट है, तो वहां के सब परिवारों की भी वो समस्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की भी समस्या है। सरकार ने इस पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज उस प्रकार का कोई परफॉर्मेंस हम देख नहीं रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी वहां गए हैं अब दिल्ली में, उसके बाद उनका एक भी बयान नहीं आया है। उनके लाइफ में उनको ऐसा लग रहा था जब उन्होंने शीश महल बनाया तो तह हयात वो ही यहाँ के परमानेंट मुख्यमंत्री है, और उनको कोई हटा नहीं सकता। यानी देश के प्रधानमंत्री के लिए भी उन्होंने बोला कि मुझे हराने के लिए मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे बोलने वाले केजरीवाल जी की क्या हालत हुई वो हमने सब देखा है। आज वो पंजाब में इंटरफियर कर रहे हैं, वो पहले से ही लोगों को मालूम था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बॉर्डर स्टेट जिस प्रकार से हैंडल होनी चाहिए उस प्रकार का कोई परफॉर्मेंस वहां नहीं हुआ। जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए थे वो पूरे नहीं किए और आज वहां की जनता भी फ्रस्ट्रेशन में है, अल्टरनेट ढूंढ रही है। अब बहुत ही जल्दी उसके भी परिणाम अपने को दिखेंगे। नरेंद्र मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल ये देश के लिए एक सुवर्णमय कार्यकाल रहा है। जो वो मन में ठानते हैं, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। ये मोदी जी है, ये मोदी जी का करिश्मा है। उन्होंने गुजरात मॉडल भी किया और आज पूरे देश का मॉडल विश्व में माना जाता है। कई देशों के प्रधानमंत्री उनको कहते हैं कि हम आपको आदर्श मानते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी बिल्कुल, ने कहा। उन्होंने कहा कि मैं आपको फॉलो कर रही हूं। तो मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है, ये मोदी जी का विचारधारा है। मोदी जी ने देश को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में देश और आगे तरक्की करेगा और देश के लिए एक आमूलाग्र परिवर्तन करने का क्रांतिकारी काम जिनके नेतृत्व में हुआ है वो इस देश का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके साथ सहयोगी के रूप में हम उस पार्टी में काम कर रहे हैं, इसका हमें अभिमान है। तो दर्शकों, ये थे श्याम जाजू जी, भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता। अपने अनुभवों को उन्होंने साझा किया नरेंद्र मोदी जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, संगठन के बारे में, सरकार के बारे में और उन तमाम बिंदुओं पर हमने उनसे जो भी प्रश्न किया उन्होंने बेबाकी से उसका जवाब दिया, सटीकता से उसका सामना किया। और आपको ये बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। और अगर आप भाजपा से जुड़े हैं, संगठन से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत कुछ प्रेरणादायी और सिखाने वाली हो सकती है। तो इस एपिसोड को मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।